पेज 51। अनुभव प्रामाणिकता उनके लगभग साहित्य में की जा सकती है। उदाहरणार्थ संदर्भ कहानी तेरे पिताजी मेरे पिताजी। इस कहानी में दो शरारती बच्चों का बचपन जो अपने पारिवारिक पर्यावरण से प्रदूषित होकर हिंसक हो जाते हैं और हिंसा के उन क्षणों में किस तरह से उनके भीतर मनुष्य पैदा होता है। प्रमोद जी बताते हैं कि एक तरह से वह कहानी लिखे जाने से 20 साल पहले घटित हुई। जैसा कि हम जान चुके हैं प्रमोद जी का बचपन किस तरह से प्रकृति व पुरुष के बीच बीत रहा था, उसी रामगढ़ गांव में घटी थी इस कहानी के पार्श्व की घटना। को कहानी में आधा गांव, गांव का जौहर, जौहर की पाल, पाल के पक्षी, हिंसा, ये सब प्रमोद जी की अनुभूतियों के हिस्से है। बचपन की इस घटना ने प्रमोद जी में करुणा और दया जैसे गुण विकसित किए जिनके चलते वे समय समय पर यात्रियों और प्राणियों की दुनिया से जुड़ जाते हैं। कहना न होगा कि जिस तेजी से प्रमोद जी भौतिक जगत के यथार्थ की तरफ जितनी तेजी से आकर्षित हुए उतनी ही तेजी से प्रमोद जी बाद में दूर होते गए। अब उनके सामने है स्थितिवाद और दूसरा उससे मुक्ति का रास्ता सनातन धर्म, जिसकी उन्हें अपनी आत्मा में खोज करनी होगी। 2.8 संपत्ति है। पूर्व में श्री प्रमोद कुमार शर्मा आकाशवाणी सूरतगढ़ में उद्घोषक पेज 52 के रूप में कार्यरत थे और अभी आकाशवाणी बीकानेर में कार्यरत है। संपूर्ण जीवन का अवलोकन करने पर समृता हम कह सकते हैं कि श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी को अपने परिवार से बहुत लगाव है। इनकी धर्मपत्नी भी एक प्रेरणा स्रोत सरिता की तरह इनके साथ चलती है। ये साधना में डूबे एक ऐसे साहित्यकार है जो सामाजिक परिवेश में पड़े हुए अछूते पहलुओं पर लेखनी चलाते हैं। ये संघर्षशील व्यक्तित्व के रचनाकार है जिनकी निरीक्षण शक्ति सूक्ष्म एवं व्यापक है। सोच की दृष्टि से ये शाश्वत जीवन। पेज 53 तृतीय अध्याय श्री प्रमोद कुमार शर्मा का रचना संसार। किसी भी भाषा का साहित्य नए विचारों एवं नई समस्याओं से जुड़कर ही सच्चा साहित्य बनता है और वही साहित्य आगे चलकर समाज को वास्तविकता से परिचित करवाता है। इसलिए कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्यकार इस दर्पण का प्रतिबिंब। श्री प्रमोद कुमार भी इसी युग के दर्पण का प्रतिबिंब है। साहित्यकार प्रमोद जी का व्यक्तित्व जितना विभिन्न और अनेक रूपों में मंडित है उसी प्रकार उनका साहित्य भी बहुमुखी और विशाल है। इनका साहित्य एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि है जो हिंदी साहित्य में प्रकाश स्तंभ का कार्य करती है। प्रमोद जी को विविधताओं का साहित्यकार भी कहा जाता है। हम इनके साहित्य में सांस्कृतिक चेतना को देखते हैं। प्रमोद जी आधुनिक युग के मौलिक क्षमता से संपन्न साहित्यकार है। इसका प्रमाण इनका रचनात्मक वैविध्य स्वयं प्रस्तुत करता है। भावों के जितने रंग व स्तर प्रमोद जी में है उतने अन्य में नहीं। इनकी रचनाओं में आक्रोश और विद्रोह के स्वर मिलते हैं। अपने जीवन की परिस्थितियों में घात प्रतिघात के फलस्वरूप प्रमोद जी एक सचेत व जागरूक कहानीकार के रूप में स्थापित हुए हैं। उन्होंने समाज पेज 54 की विषमताओं, शोषण, अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध जीवन में संघर्ष किया। मानवीय पीड़ा ने जितनी गहराई से उन्हें उद्वेलित किया कि उसकी स्पष्ट छाप इनकी रचनाओं में दिखाई देती है। ये कहानीकार तो है ही, साथ ही कवि भी। इनके रचना संसार का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। 3.1 साहित्य प्रस्वा सन 1980 के दिन होंगे जब प्रमोद जी, अमित मुट्रेजा व मायामृग तीनों साहित्य प्रसव नामक संग्रह प्रकाशित करवाने की कोशिश में थे। बहुत सारी आर्थिक परेशानियों का सामना करने के बाद ही इन तीनों ने वह संकलन निकाला जिसमें गंगानगर अंचल के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी रचनाएं शामिल की गई। संग्रह को प्रकाशित करने के दौरान किए गए संघर्ष के कारण प्रमोद जी के सामने बार बार यह सवाल खड़ा हो जाता कि मैं कौन हूँ जिसे ये सब करना पड़ रहा है। इसका उत्तर प्रमोद जी की आत्मा से मिलता, एक बनता हुआ लेखक, संदेह साहित्य प्रसव में एक उभरते लेखक की प्रतिध्वनियां दूर दूर तक दिखाई देती है। 3.2 काव्य संग्रह। 3.2.1 सड़क पर उतरेगा ताजमहल। प्रमोद जी अपने व्यक्तित्व को प्रामाणिकता के साथ पेज 48 है। अपने पहले काव्य संग्रह सड़क पर उतरेगा ताजमहल में वे कहते, हम बाज से डरे और कोसे अपने कबूतरपन को, ये तो कोई बात नहीं, हमें सोचना पड़ेगा कि हम कबूतर कैसे बन गए।
और क्यों हमसे ही चेहरे बाज बनकर हमारे सामने तन गए। इस तरह की आंदोलित करने वाली कविताएं जहां प्रमोद जी के जनवादी होने की घोषणा करती हैं, वहीं वे एक बेहतरीन मानवतावादी प्रतीत होते हैं। यथा नफरत करते हैं लोग बेटियां होने से, और प्यार करते हैं अपनी पत्नियों को लोग पागल नहीं हैं, पर स्त्रियां भी नहीं है समझदार। इस काव्य संग्रह की भूमिका में वरिष्ठ जनवादी कवि श्री हरीश भादानी लिखते हैं, कोई भी हस्ताक्षर रचना से बड़ा नहीं है, आकार छोटा और छंद मुक्त कविताएं हैं। इस काव्य संग्रह के स्वर प्रगतिवादी है। कवि अपनी परंपरा व आस्था को छोड़कर मार्क्सवादी चिंतन की ओर झुकता है, जबकि आगे चलकर अपने आगे के संग्रह बीज में वह परंपराओं और आस्थाओं की ओर लौटता है। शायद ऐसा मार्क्स के पेज 56 मोह भंग के कारण हुआ है। यथा क्षमा करो भद्र जनों, ये बांसुरी जो मेरे होने पर है, क्योंकि इसके छिद्रों में ठोक दिए है किसी ने कुर्सी के पाए। वैसे मैं जीरो भी नहीं हूँ। इस संग्रह में प्रमोद जी सत्ता, समाज व्यवस्था व मनुष्य के बीच खड़ी तीसरी दुनिया को सामने लाना चाहते हैं, जो कि निरंतर ही कलमश काली माँ उड़े सत्ता और उसके सुखों पर काबिज होती चली जाती है। हम जब ब्रसों से सींची खोदी तैयार की गई जमीन में दोस्ती के बीज डाल रहे थे, तब बाहर बैठे अपनी खुरपियों पर धार दे रहे थे। निहित स्वार्थों से अटे पड़े समाज की विसंगति पर प्रहार करने वाला ये संग्रह अपने समय में ठीक ठाक मूल्यांकित किया गया था। इसे संपर्क प्रकाशन हनुमानगढ़ ने सन 1991 प्रकाशित किया। 3.2.2 बीज ये काव्य संग्रह 2004 में प्रकाशित हुआ। पेज 57 कमोवेश उनके उपन्यास कलाद इथरली के छुपे हुए प्रश्नों पर समाधान खोजने की कोशिश करती है। यहाँ बार बार सृष्टि व उसकी उत्पत्ति के रहस्यों के पार अतिक्रमण करने वाली असुरी शक्तियों का संघर्ष है। कवि प्रश्न करता है कि बीज की परिभाषा क्या होनी चाहिए और उसमें नास्तिक शक्तियों का अतिक्रमण कितना उचित या अनुचित होना चाहिए। शहर से लेकर गांव तक, धूप से लेकर छांव तक, सूरज से लेकर चांद तक, शेर से लेकर मांद तक, धरती से लेकर आकाश तक, सब कुछ बीज की परिभाषा ही तो है। इस परिभाषा के तहत फैले हुए व्यापक संसार में बीज की परिभाषा को ध्वस्त करने वाली आसुरी शक्तियों का जवाब दिया गया है। कविता का शिल्प विवरणात्मक है, लेकिन कविता अंतः सूत्रबद्ध हो जाती है। विचार दृष्टि से हमें सृष्टि की उत्पत्ति के रहस्यों पर विमर्श करने के लिए प्रेरित करती है, न कि एक तरफा संपन्न के लिए। साथ ही इस कविता में प्रमोद जी समय की उन विद्रूपताओं को हमारे सामने रखते हैं, जिनके संक्रमण से हमारे जीवन का यथार्थ कलुषित हो गया है। कवि को ऐसा लगता है कि कहीं विज्ञान का अनिरंजित उपयोग और लोकचित्र से गायब होती हमारी सांस्कृतिक धार्मिक। पेज 58 दार्शनिक विरासत कवि लिखते हैं कि महाभारत का समय हो रहा है, यह महान भारत का समय है। अर्जुन हमेशा से ही युद्धस्थ रहा है। विषादत एक तरह से श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन के लिए जिस प्रकार से गुरु रूप में श्री कृष्ण उपस्थित है, वहीं फिर से उनके एक बार प्रकट होने की प्रार्थना हो गई है। बीज एक रहस्यवादी कविता है, जिसमें विश्व के धर्मों और सत्ताओं का संस्पर्श बीज को क्या शक्ल देता है, इसकी पड़ताल कविता करती है। अपने समय की राजनीतिक कुटिलताएं, चालाकियां, विध्वंस छुपा रही है। कवि इससे चिंतित है, वह बीज को शुद्ध करना चाहता है। हाय हमारा विवेक कहाँ है, हाय हमारा आनंद कहाँ है, लेकिन श्रद्धा के अभाव में बीज का आकार ग्रहण नहीं कर पाता, जो उसे पूर्णत की ओर ले जाता है। प्रमोद जी यहाँ पर लोकचित में लगभग विलुप्त हो चुके हैं। श्रद्धा के उस संस्कार को खोज रहे हैं जिसके बिना सांस्कृतिक कल्पना नहीं हो सकती। अपनी कविता में प्रमोद जी लगातार विचारमान उस प्रज्ञा को खोज रहे हैं, जो नव सृजन की धरती पर धर्म का बीजारोपण पेज 59 करना चाहते हैं। प्रश्न यह है कि बीजारोपण विलुप्त क्यों? अपनी इसी एकता को विस्मृति खोजते हुए प्रमोद जी प्रश्न करते हैं कि जाहिर है कि आत्मा की मृत्यु वैदिक मार्ग पहले भी ऋषियों द्वारा ये स्वयं भगवान भी कह गए हैं, लेकिन उस ज्ञान का पुनः स्मरण करते हुए वे अपने समय की आत्मा का अवलोकन करते हैं। आरती और गाली में अब कोई फर्क नहीं रहा, आदमी के भीतर आदमी का अर्थ नहीं रहा, आरती और गाली में अर्थ केवल नींव में चलते हुए छाया चित्र है, सब कहने भर को हाँ एक दूसरे के मित्र है।
इसका कारण बाजारवाद को मानते हैं और कटे हुए दरखत की तरह खोजने लगते हैं। करुणा से भीगी आंखें, जो संवेदनाओं के सरोकारों के साथ उपस्थित होती है। निस्संदेह यह आंखें परमात्मा की है। आत्मा, परमात्मा, जीव व इन सब को धारण करने वाला बीज व समकालीन समय का राजनीतिक, गणित व वैचारिक विखंडनवाद के बीच फिर से विश्व को एक परिवार की तरह संजो लेने का सपना। 3.3 कहानी संग्रह 3.3.1 सच तो यह है अंडस्को सन 1993 में प्रकाशित होता है। श्री प्रमोद कुमार शर्मा का सच तो यह है कहानी संग्रह राजस्थानी साहित्य अकादमी पेज 60 सहयोग से उदय हुआ। 80 पृष्ठों के इस संग्रह में कुल 12 कहानियां हैं, जिसमें सच तो यह है, बंद दरवाजों के चेहरे, बिना सपनों वाली रात, फोबिया इत्यादि कहानियां काफी चर्चित है। ये संग्रह भी संपर्क प्रकाशन, हनुमानगढ़ में प्रकाशित किया। इस कहानी संग्रह के समग्र दर्शन को एक तरह का प्रगतिवादी चिंतन सामने आता है जो कि अभी तक उनके मार्ग से मोहभंग नहीं हुआ। इस संग्रह की कहानियां आमतौर पर मध्यम व निम्न मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं के राजनीतिक युद्ध जैसी कहानियां हैं। पात्र लगभग स्थितियों से हारते हुए दिखाई देते हैं, मगर विचार उन्हें जीवित रखता है। हमें इस कहानी संग्रह में विशेषकर संप्रेक्षणीयता दिखाई देती है। फोबिया बेटी की शादी में समस्याओं से घिरे एक पिता की ऐसे अवसाद की कहानी है, जिसमें ये दर्शाया गया कि किस प्रकार से सामाजिक रूढ़ियों के दबाव में आकर एक मनुष्य डस लिया जाता है। तेरे पिताजी, मेरे पिताजी बाल मनोविज्ञान को लेकर लिखी गई कहानी है। बच्ची कस्बाई संस्कृति में स्त्री के रूप स्वरूप को लेकर एक तरह की असभ्य मानसिकता से पीड़ित एक लड़की की कहानी है। बिना सपनों वाली रात पति पत्नी के रागात्मक संबंधों की नहीं है। सोने वाला डिब्बा अपनी तृष्णाओं पर तिल तिल कर मरते मध्यम वर्ग की कहानी है। अप्पो के सवाल कहानी कई सारे को पेज 61 54 वाली कहानी है, जिसमें एक तरफ चोरी जारी है तो दूसरी तरफ मासूम अप्पों के 2 सवाल, जो कस्बाई पत्रकारिता में छुपे हुए पीतवर्णी पत्रकारों की सत्यता को सामने रखता है। कस्बाई मानसिकता का जीवंत बनी यह कहानी इसलिए भी प्रमाणित हो जाती है कि इसमें दलित स्त्री की संवेदनाओं को सशक्त धरातल प्रदान किया गया है। रोजी रोटी की कहानी ग्रामीण संस्कारों में घुसे हुए छुआछूत के अवगुण पर एक व्यंग्यम है, जिसमें काम वाली बाई सुगनी के माध्यम से दलित विमर्श को रखा गया है। झालर कहानी युवावस्था में पथभ्रष्ट हुए नौजवानों के बीच संस्कारों की लड़ाई की कहानी है। सच तो यह है कि कहानी आम आदमी के जीवन की रक्षा में खड़े प्रश्नों को सामने लाने का प्रयास करती है। 3.3.2 आदमी घर आया। इस संग्रह के बाद प्रमोद जी का कहानी संग्रह आता है, आदमी घर आया। इस कहानी संग्रह में कुल 13 कहानियां हैं, जिनमें क से कमला, रिक्त स्थान भरो, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, तोहफा, एक लाइलाज देश और आदमी घर आया शामिल हैं। अंडस्को कसे कमला नारी विमर्श और साक्षरता के परिणामों से संबंधित है। गति एक आध्यात्मिक कहानी है जो आत्मा के स्वरूप का बोध कराती है। रिक्त स्थान भरो नारी विमर्श की कथा है, जिसमें पेज 62 55 विदेशी महिला भारतीय स्त्रियों का अवलोकन करती है। बुरा वक्त कहानी में मित्रता निभाने के तकाजों की खोज है। मैं खुश क्यों नहीं हूँ कहानी में लेखक ने समकालीन साहित्य और आम आदमी के अंतःसंबंध में उगे हुए सन्नाटे को चित्रित किया है। बल्ली कहानी में आपसी सामाजिक टकराहट के कारणों का उल्लेख किया गया है। तोहफा कहानी एक अलग प्रसंग की कहानी है, जिसमें बेकार भाई अफसर के बेटे के लिए घर पर ही एक टी शर्ट बनवाता है, लेकिन उसी शर्ट को उसका बेटा पसंद कर लेता है तो वो उसको पहना देता है। इस सीधी सादी कहानी में बाजार की फैशन परस्ती को जवाब दिया गया है। बिना सपनों वाली रात कहानी निम्न वर्ग के संघर्षों की कहानी है, जिनके सपने नहीं होते। एक लाइलाज देश भ्रष्टाचार को इंगित करने वाली कहानी है, जिसमें ये दर्शाया गया है कि किस तरह हमारे घर अपनी सरोकारों से पतित हो गए हैं और किस प्रकार देश मूल्यहीनता की स्थिति में जा रहा है। इस घर की प्राथमिकताएं कहानी मध्यम वर्ग के भौतिकवाद में आसक्त मन की जैविक प्राथमिकता का विश्लेषण करती है। प्रभुत्व कहानी में मध्यम वर्गीय पत्नियों पर पतियों का प्रभुत्व किस प्रकार काम करता है, ये दर्शाया गया है।
आदमी घर आया कहानी एक ऐसे मनुष्य की कहानी है जो जीवन के यथा पेज 63 56 मुक्ति का रास्ता केवल घर में मिलता है। ये कहानी उत्तर आधुनिक युग में घर नामक संस्था के पुनर्जीवित होने की कथा है। कहानी की भूमिका डॉक्टर मदन सैनी ने लिखी है व विकास प्रकाशन बीकानेर द्वारा ये संग्रह प्रकाशित किया गया है। 3.3.3 छुपी हुई लड़की। प्रमोद जी के इस संग्रह के बाद आता है एक कहानी संग्रह छुपी हुई लड़की। इस संग्रह में कुल 13 कहानियां हैं। डॉक्टर सत्यनारायण भूमिका में लिखते हैं कि प्रमोद जी ने इन कहानियों में हमारे आज के जीवन को बहुत सहज शिल्प और आत्मीयता के साथ अभिव्यक्ति प्रदान की है। शायद यही कारण है कि इन कहानियों को पढ़ते हुए पाठक सहज तदात्म्य अनुभव कर लेते हैं। उसे लगता है कि अरे, ये तो उसी के आसपास की कहानियां हैं, उसी की गद्य में रची बसी, और यही विश्वसनीयता इन कहानियों की विशेषता है। अपनी इस विश्वसनीयता के साथ प्रमोद जी अपनी सभी कहानियों में उपस्थित होते हैं। राजकवि पुरस्कारों से पतित हुए कवियों की गुलाम मानसिकता को दर्शाने वाली कहानी है। शवयात्रा शहरी वातावरण में खींचती संवेदनाओं की कहानी है। इसमें प्रमोद जी ने दर्शाने का प्रयत्न किया है कि आज के मनुष्य में स्वार्थ और संकीर्णताएं कूट कूट घर कर गई, पीछे छूटती मानवता पेज 57 खड़ी है। प्रमोद जी की इस कहानी में इस झुके हुए सिर को ऊंचा करने की जिद्दोजहद का प्रयास है। प्रसारण सामान्य रहा भारतीय प्रसारण सेवाओं के स्वरूप में उभरी खामियों को घेरने वाली कहानी है, जबकि आखिरी कील काम मनोविज्ञान की कहानी है। भूकंप नामक कहानी का केंद्रीय बिंदु भी काम ही है, लेकिन वहां पर संदेह किसी भूकंप की तरह रहता है। प्रज्ञा को क्या कहना चाहिए भी पतित काम से दंशित हुए पात्रों की कहानी है। छेद पुरुष चित्र से घटती स्त्रियों के सम्मान पड़ताल करती है, जबकि इश्क मुश्क और खबर अधर्म सम्मत काम और परकीय संबंधों की कहानी है। सजा विकारों से ग्रसित एक ऐसे युवक की कहानी है जो अपनी पत्नी तक को दाव पर लगा देता है। मेमोरी कार्ड यांत्रिक युग में जी रहे विक्षिप्त चित्र की कहानी है, जबकि तो ये हुआ हेमा मालिनी के साथ नारी शोषण की मर्मातक पीड़ा की कहानी है, जिसे झेलते हुए आज की स्त्री एक स्वप्न बन गई है। स्वप्न योग उच्यते बाजार की शक्तियों और शब्द के संघर्ष की कहानी है, जबकि छुपी हुई लड़की बाजार में नारी देह के व्यावसायिक उपयोग की सीमाओं के निर्धारण की कहानी है। ये संग्रह सन 2008 में प्रकाशित हुआ, जो 104 पृष्ठों का है। इसे बौद्धिक प्रकाशन जयपुर ने प्रकाशित किया। छुपी हुई लड़की ये कहानी है लड़की के भीतर उगती संवेदना स्वरूप प्रतिरूप लड़की जो हमेशा छुपी रहती है। पर्दे की ओर पेज 65 हुई लड़की बाहर आना चाहती है, सार्वजनिक होना चाहती है, परंतु हर कोई इसे रोकता है। इसमें व्यवधान खड़ा रहता है। हर एक की इस रोक टोक की वजह से यदा कदा वह स्वयं को भी जैसे टोकने लगता है। दुकानदार हो या बस का ड्राइवर या फिर सहयात्री, हर कोई लड़की के अंगों के रास्ते भीतर की लड़की को देख लेने को लालायित रहता है। तब उसके जहन में जिस्म से जुड़ी तमाम बहसें, सारे विमर्श और समूची चिंताएं सिर उठाने तक हर आंख सेंधमारी में लगी हो, तब लड़की का ये डर कि कहीं उसके विक्रम की आंखों ने भीतर की लड़की को देख तो नहीं लिया लाजमी है। यहाँ मुझे स्मरण हो जाता है वागर्थ में प्रकाशित प्रियवंत का साक्षात्कार, जिसमें उन्होंने कहा है कि देह और प्रेम पर लिखने को मैं चुनौती की तरह लेता हूँ और यह चुनौती है भी। ऐसी ही कुछ प्रमोद शर्मा की इस कहानी को पढ़कर लगता है। हाँ, ये अवश्य है कि परिवेशगत विरोधाभासों की टकराहट भी निरंतर कचोटती रहती है। मानसिकता व मनोविज्ञान के स्तर पर ये शहरी परिवेश का उद्घाटन करती है, जबकि सूचना मूल्य में कस्बाई मानसिकता दर्शित है। 3.4 उपन्यासा 3.4.1 क्लॉड ईथरली 1995 में प्रमोद जी का आता है क्लॉड ईथरली। यह उपन्यास अतीन्द्रिय शक्तियों के सम्मोहन से गुजरते हुए एक युवक की खोज का पेज 66 जीवंत दस्तावेज है, जिसमें मैं महान दार्शनिकों यथा सेनिका डा राधाकृष्णन आदि लोगों की उक्तियों के आधार पर अतीन्द्रिय शक्तियों का होना स्वीकार करता है और उनकी सभ्यता की पड़ताल में जुड़ जाता है। यह एक प्रयोगवादी उपन्यास है।
इसमें लेखक ने स्वयं अपने पुत्र को लेकर जीवन के यथार्थ स्थितिवाद का प्रयोग किया है। किस स्थिति में प्रकृति की शक्तियां किस तरह से स्थूल जगत को प्रभावित करती है, इसे पकड़ने की चेष्टा है। स्वयं प्रमोद जी के शब्दों में, संदेह यह एक असफल उपन्यास है, जो कि योग की सत्यता के बावजूद घटनाओं की अप्रामाणिकता के कारण समकालीन साहित्य में लगभग रुस्त हो गया है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि यह उपन्यास किसी दिन अपना अर्थ जरूर प्राप्त करेगा, लेकिन तब मेरे लिए सफलता के अर्थ बदल चुके होंगे। यह उपन्यास लगभग 225 पृष्ठों का है, जिसकी आत्मकथात्मक शैली है। लेखक ने शिल्प और भाषा का ऐसा चमत्कारिक प्रयोग किया है कि पाठक प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है। इस उपन्यास की भाषा अत्यंत ही नाटकीय है। ऐसा लगता है कि लेखक पाठक के सामने एक रंगमंच उपस्थित करना चाहता है। यथा मैं हतप्रभ, गांव में सब कुछ जाम हो जाता है, एक धुंध पेज 67 जाता है, किंतु ऐसे ही छुपा हुआ न रहे। इसी छुपे हुए से प्रकट होती है एक सी आवाज, रात मैंने एक सपना देखा। ये है ना अपनी स्कूल वाली दीवार, उस पर दौड़ रहा हूँ मैं। तभी छठी कक्षा के पीछे वाली खिड़की के नीचे एक छोटा सा चूजा कूदा, पीले पीले रंग का। मैं जैसे ही उसे पकड़ने नीचे कूदा, अरे बाप रे, वह तो बड़ा होता गया। बंसतिया एक सेकंड में वो कमरे की खिड़की जिता हो गया। मैं तो डर के मारे भाग लिया, पर वैसे ही भागते भागते पीछे मुड़कर देखा, चूजा तो कमरे जिता बड़ा हो गया। इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि इस उपन्यास का ताना बाना स्वप्नमय यथार्थ की रचना करने के लिए बुना गया है। कदाचित हम ऐसे ही स्वप्नमय यथार्थ में जीवित रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इस स्वप्नमय यथार्थ में कितनी अवास्तविकता घुस गई है। उपन्यास इसी चीज का ब्यौरा इकट्ठा करता है। 280 पृष्ठ, पेज 68 61 आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, और संभवतया यह अपनी तरह का पहला प्रयोग होगा। यह उपन्यास संपर्क प्रकाशन हनुमानगढ़ ने प्रकाशित किया। 3.5 राजस्थानी साहित्य, 3.5.1 सावट कावट कहानी संग्रह। हिंदी साहित्य के बाद अब हम बात करते हैं प्रमोद कुमार जी के राजस्थानी साहित्य की। राजस्थानी में प्रमोद कुमार शर्मा का पहला कहानी संग्रह सावट कावट शीर्षक से सामने आता है। इस संग्रह में कुल 9 कहानियां हैं, जिनमें सावट कावट छुआछूत व जल समस्या लिखी हुई कहानी, लुगाई स्त्री विमर्श की कहानी है, जिसमें मध्यम वर्गीय स्त्रियों की आकांक्षाओं का रुदन है। मोर कहानी अवैध प्रेम संबंधों की कहानी है, जो अपराध की स्थितियों तक पहुंच जाती है। जद धर्म री कहानी में पशु और मनुष्य की संवेदना का अंतसंबंध खोजने की कोशिश नए संदर्भों में खोजने की कोशिश की गई है। माटी रा मिंक भ्रष्टाचार में लिप्त आम आदमी की विशेषताओं की कहानी है। मजा आलो री गीत में लोक संस्कृति में पैवस्त उन संक्रमणों की पड़ताल करने की कोशिश की गई है, जिसमें नौकरी पेशा महिलाओं की अंतर्वेदना को समझाने का प्रयास किया गया है। भला आदमी कहानी मोहल्लों में रहने वाले दकियानुसी लोगों की स्वार्थ पर, पेज 69 जिंदगी की कहानी है। फिर एक दिन रूत्री विमर्श की कहानी है, जिसमें एक स्त्री महसूस करती है कि सब कुछ होने के बाद भी वह एक गहरी उदासी में डूबी हुई है और अपने ढंग से वह अपनी उदासी से निकलने का प्रयास करती है। ये संग्रह 80 पृष्ठों का है। हर कहानी से पहले किसी प्रसिद्ध रचनाकार की पंक्तियां दी गई है, जिनका कहानी की मूल संवेदना से अत्यधिक गहरा तालमेल दिखाई देता है। 3.5.2 बोली तू सुरता काव्य संग्रह _ सावट कावट संग्रह के बाद प्रमोद जी अपने रचना संसार में खो गए और राजस्थानी में प्रमोद जी का पहला काव्य संग्रह बोली तू सुरता प्रकाशित हुआ। कुल 62 कविताओं का ये संग्रह धर्म, दर्शन, अध्यात्म, खींचती मानवीय संवेदनाओं, साम्राज्यवाद और मध्यम वर्गीय परिवारों की टीस को आत्मसात किए हुए है। बोली तू सुरता शीर्षक से कविता में कवि लिखते हैं, ओ कर्मारा भाटा बाध्या जिका है राम, ओ भरमारा भाटा रच्या जिका है राम। ये प्रश्न एक बहुत ही मौलिक प्रश्न है कि धर्म, गति व पेज 70 के बीच को सृजनात्मक शक्ति किस प्रकार से गति कर सकती है। कवि कर्मों की ओर गहरी पड़ताल करते हैं,
विरथा जवम गवायों कविता में लिखते हैं। जेकर हो तो संत कोई नित रा बाग संजातो, जेकर हो तो परंत कोई गीता ने अर्यांतो। जब थम्यो माटी ढूंढ महज झालर बगर रह गयो। जीवन के अर्थ जिन पंक्तियों में खो गए हैं उन्हें ढूंढता हुआ कवि लिखता है। हंसता हंसता अचानचके चुप क्यों हो जावे लोग घनी देर ताई, इकलग क्यों नी सके हास। इस संग्रह में कवि ने बहुत प्रश्न किए हैं, व ये सारे प्रश्न उत्तर आधुनिक युग में लोक जीवन की खराब होती तस्वीर को दुरुस्त करने के लिए है। कवि बहुत गहरे अर्थों में प्रश्न करता है। ओ भी पेज 71 शब्द उतरने क्यों करन लाग्या है मना आत्मा सुनकर समंदर स्यों बांगी है बूंद देश सौग्यो है। देख तो टेलीविजन कौन पढ़ी कविता, ओ भी कोई टेम है कविता पनेरो। निसंदेह प्रमोद कुमार शर्मा ने इस संग्रह में अपने दर्शन को बहुत ही सूक्ष्म ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रकाशक बोधि प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित इस संग्रह के पृष्ठों की संख्या 80 है। ये सुरता महारा आकश निबंछा बोल कैवु मह किंसु नी सूझे कान, मायरा तू तो आडो खोल। प्रमोद कुमार शर्मा की यह कविता नए युग के असमंजस की ऐसी अभिव्यक्ति है जिसके लिए शब्द तलाशना किसी भी रचनाकार के लिए सहज नहीं है। जिस युग में आखर भी भाखर बन जाते हों, मिन खिजने चेहरे लगाकर सामने आता हो कि असली चेहरा पहचानना पेज 72 मुश्किल हो जाए, वहाँ मिंक के मन की कविता करना भीड़ में मुवटने जैसा प्रयास है। ये खुशी की बात है कि प्रमोद जी दिशाहीनता के जंगल में भी रास्ता निकाल लेने में दक्ष है। निष्कर्ष अंडस्को युग की आधी पीढ़ी जिस चकाचौंध की ओर भागी जा रही है, प्रमोद जी उसे पीछे छोड़ आए हैं। वैराग्य विरक्ति निरपेक्षता अथवा तत्स्थता की वजह से नहीं, अनुभवजन्य परिपक्वता के कारण कवि जान व समझ गया है कि विश्व बाजार के हर कदम पर पंसारी बैठे हैं जिनके लिए उसका अस्तित्व एक गुड़ की डली से ज्यादा नहीं। इनसे बच निकलना आसान नहीं है। हर लुभावनी पुकार कदम बांधती है, ये राह रोकती है। ठीक वैसे जैसे कोई चतुर शिकारी जाल छिपाकर दाने दिखाता है। दुर्भाग्य यह है कि जिन पंछियों को पता है और बार बार वह समझाया गया है कि जिस जाल में वे फंस गए हैं या कि फंसते जा रहे हैं, उससे निकला जा सकता है। कबूतरों के जाल लेकर उड़ जाने की कहानी भी कई बार सुनाई है, लेकिन इस बार जाल ने पैर नहीं मन बांध लिया है। व्यवस्था ने ऐसा चुगगा डाला है कि उन्मुक्त उड़ने की आकांक्षा ही मिट गई है। एक तो कर्मा के भोर थे जो राम राम ने बांधे, उस पर बंध गए भरमों भारे। इस संग्रह की कविताएं युग के भरमों को तोड़ने की उन कोशिशों में गिनी जाएंगी। पेज 73 जो आंख वाले लोग कर रहे हैं। कवि की आंख और कविताएं परखने का मौका ये संग्रह हर पाठक को। पेज 74 चतुर्थ अध्याय गुड नाइट इंडिया कहानी संग्रह में संकलित कहानियों का संक्षिप्त परिचय। श्री प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा रचित कहानी संग्रह गुड नाइट इंडिया सामाजिक परिवेश की सामान्य घटनाओं परिस्थितियों के माध्यम से सारगर्भित संदेश देने वाला अनूठा कहानी संग्रह है। छोटी छोटी कहानी अपने अंदर समाहित गूढ़ अर्थ के द्वारा सामाजिक जागरूकता एवं चेतना को बढ़ावा देती है। प्रत्येक कहानियां अनेक प्रकार के सामाजिक संदेश देकर मानव मन को झकझोर देती है। देश प्रेम, सामाजिक व्यवस्था एवं कर्तव्य, पारिवारिक रिश्ते, आधुनिकता एवं समाज, करुणा, प्रतिष्ठा, स्वार्थ प्रवृत्ति, छद्म सौंदर्य, भ्रष्टाचार, व्याभिचार, मानसिक व्यथा आदि प्रत्येक विषय के उपलेखक द्वारा कहानियों के माध्यम से अपने विचार प्रकट किए गए हैं। प्रत्येक कहानी कोई न कोई सामाजिक संदेश देती। 4.1 गुड नाइट इंडिया कहानी गुड नाइट इंडिया देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत व्यक्ति के मानसिक द्वंद्व की स्थिति का वर्णन करती है। राघवेंद्र का मानना है कि मिलिट्री कैंटीन का सामान केवल फौजी भाइयों और उनके परिजनों के लिए संरक्षित है, लेकिन मनों की रोज रोज की दलील। पेज 75 महंगाई की मार ने उसके राष्ट्रीय चरित्र को तिरोहित कर दिया। उसके कानों में मनों की तीखे शब्द शीशा उड़ेलने लगते हैं। आखिर कब तक सत्यवादी हरिश्चंद्र बने रहोगे? अरे पूरी कॉलोनी वाले किसी न किसी बहाने कैंटीन से सामान कबाड़ ही लेते हैं, तो आप क्यों पीछे रहते हो? लेकिन मनु के इस तर्क से राघवेंद्र सहमत नहीं है। उसका मानना है कि ये देश के साथ शहीदों के साथ द्रोह है।
गैरकानूनी है। लेकिन राघवेंद्र की मनु के सामने एक नहीं चलती। उसके असंगत तर्कों के सामने वह स्वयं को असहाय पाता है। देश प्रेम के मनोभावों को दबाकर पारिवारिक दबाव के आगे असहाय होकर राघवेंद्र को कैटीन का सामान लाना पड़ता है, जो कि उसे अपने स्वाभिमान की मृत्यु के समान लगता है। उसकी मानसिक व्यथा मन को विचलित कर देती है। कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज व राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का पालन सही प्रकार से करके भी देश सेवा का कार्य कर सकता है और एक सच्चे नागरिक होने का अपना धर्म भी निभा सकता है। 4.2 युद्ध। कहानी युद्ध समाज में फैले भ्रष्टाचार, नैतिक पालन, व्यभिचार, चापलूसी को प्रकट करती है। पांडे जी अपने कार्य के प्रति ईमानदार है। गुड नाइट इंडिया पेज नंबर 7।